हेलो गाइस, वेलकम टू एमडीएस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस और ये स्टेट के बारे में, फिर रेजिस्टर क्या होता है उसके बारे में, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है? तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस जो वैरी कर रहा है, मींस ऐसा रेसिस्टेंस जो बदल रहा है। ठीक है, जब रेसिस्टेंस की वैल्यू बदल सकती है, चेंज हो सकती है, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, तो वैसे रेसिस्टेंस को बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है? जिसमें रेसिस्टेंस जो होता है आर, वो बढ़ाई जा सकती है, वो घटाई जा सकती है। तो जब आर को बढ़ाई जा सकती है, आर जब बढ़ेगा, आर की जब वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम होगी, और जब आर की वैल्यू घटेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है ना, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, घटाते हैं तो करंट की वैल्यू में भी चेंज आती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा कंपोनेंट जो करंट की वैल्यू को चेंज कर दे। रेसिस्टेंस में जब चेंज आएगा तो करंट की वैल्यू में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ऐसा कंपोनेंट जो करंट की वैल्यू में चेंज ला दे। बट एक चीज ध्यान दीजिए कि वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या है कि ये जब रेसिस्टेंस बढ़ता है तो करंट चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो वोल्टेज होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज में चेंज नहीं होगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा, इस कारण से करंट भी बढ़ेगी, घटेगी, बट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज सेम रहता है। इसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, उसको बोलेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसके बाद हम लोग आते हैं रियोस्टेट क्या है, और रियोस्टेट के बारे में जानते हैं। तो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है, अब रेसिस्टेंस को बढ़ाना होगा, घटाना होगा, तो बढ़ाने घटाने के लिए किसी न किसी डिवाइस का यूज किया जाएगा। तो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो रेसिस्टेंस को बढ़ाता है, रेसिस्टेंस को घटाता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को मतलब चेंज करता है, रेसिस्टेंस चेंज करेगा तो इस कारण से करंट की वैल्यू भी वहां पर बदलेगी। तो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है, और जिस कारण से रेसिस्टेंस को बदलते हैं, और रेसिस्टेंस जब चेंज होता है, रेसिस्टेंस में जब वैल्यू बदलती है तो इस कारण से करंट में भी वैल्यू चेंज आती है। रियोस्टेट एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेरिएबल रेसिस्टेंस है, यानी कि रेसिस्टेंस को वेरी करने का, बदलने का एक डिवाइस है। इसके बाद स्टूडेंट है, थर्ड जो पॉइंट है वो है रेसिस्टर। क्या है रेसिस्टर? आइए इसको समझते हैं। जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर को आप कह सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाला, रेसिस्टेंस ऑफर करने वाला, रेसिस्टेंस उत्पन्न करने वाला डिवाइस कहलाता है रेसिस्टर्स। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर वो जो अपने से होकर करंट को अलाउ करे पास होने के लिए, या गुड कंडक्टर के पास रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली जो है करंट की जो वैल्यू होगी ज़्यादा होगी, समझे ना। और इस तरह से, एक तरह से और इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि गुड कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण से गुड कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से वन एंड से अनदर एंड में फ्लो करने लगती है। जैसे सिल्वर, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर मानी जाती है। पुअर कंडक्टर वो कंडक्टर है जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा रेसिस्टेंस होती है, इसलिए करंट की मात्रा थोड़ी सी कम फ्लो करती है। ठीक है, जैसे आयरन, आयरन पुअर कंडक्टर में आता है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा करंट को फ्लो करने से रोकेगा वो, यानी कि उस उतना ही ज़्यादा, उतना ही कम उससे करंट फ्लो करेगी। तो पुअर कंडक्टर में आपका आयरन आ गया। इंसुलेटर जो एक ऐसा डिवाइस है जो अपने से होकर बिल्कुल करंट को अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए, उसको इंसुलेटर बोलेंगे। जैसे रबर, रबर है, वुड है, कोल है, ये सब जो है, कोल है,
ये सारी चीज़ों से करंट बिल्कुल नहीं पास होती है, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंड होता है, बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, वो मूव नहीं कर सकता है, इसलिए करंट को भी वो प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रॉन सक्षम नहीं होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि ओमिक मटेरियल क्या होता है, फिर नॉन ओमिक मटेरियल क्या होता है, और ओम के लॉ का वेरिफिकेशन करेंगे। तो ओमिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो ओम के लॉ को फॉलो करता है। ओम का लॉ क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी वायर से जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कराएंगे, किसी वायर से जितना ज़्यादा करंट को फ्लो कराएंगे ना, उतना ही ज़्यादा उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कोई वायर है हमारे पास, इससे हम 2Y करंट पास करा रहे हैं, तो इसमें इसके दोनों एंड के बीच वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा, इसके दोनों एंड के बीच जो है वोल्टेज 2 भी प्रोड्यूस होगा। अगर हमारे पास एक वायर है, इससे हम I/2 करंट पास करा रहे हैं, मतलब हाफ करंट पास करा रहे हैं, तो इसके दोनों एंड के बीच वोल्टेज कितना प्रोड्यूस करेगा, हाफ वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जितना ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कराई जाती है वायर के थ्रू, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इसको ओम लॉ बोलते हैं, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो V इक्वल टू IR आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटेगा तो ये आ जाएगा। तो जो मटेरियल ओम के लॉ को फॉलो करेगा, ओम के अनुसार चलेगा, मीन्स करंट जितना देने पर उतना ही वोल्टेज में चेंज आए, उसको बोलेंगे ओमिक मटेरियल। लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सभी ओमिक मटेरियल है, बिकॉज ये ओम के लॉ को फॉलो करते हैं। और ओम के लॉ में आपको बताया गया था कि अगर V और I के बीच में ग्राफ खींचा जाए, तो V को अगर x एक्सिस पर, I को y एक्सिस पर दिखाया जाए, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन ये बताती है कि जितना चेंज आप करंट में करेंगे उतना ही चेंज वोल्टेज में आएगा। इसको ट्वाइस करेंगे, ये भी ट्वाइस होगा, इसको हाफ करेंगे, ये भी आपका हाफ होगा स्टूडेंट। इसके बाद है नॉन ओमिक मटेरियल। अब नॉन ओमिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई एक मटेरियल है जिससे हम I करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं, और इसके बीच वोल्टेज जो चेंज हुआ कुछ और हो गया, 2 भी ना होकर हो सकता है 3V हो गया, हो सकता है V/2 हो गया। मीन्स करने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा करंट में हम जितना ज़्यादा करंट पास कराएंगे कंडक्टर से, उतना ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा उसके एंड के बीच। इसका मतलब वो ओम के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करेगा उस मटेरियल को बोलेंगे नॉन ओमिक मटेरियल। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल होता है जो आयन में टूट जाता है, जैसे CuSO4 सॉल्यूशन, इससे जब करंट पास होती है तो Cu++ और SO4- आयनाइज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा है जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करता है, मीन्स जितना करंट उससे देंगे उतना ही उसके एंड के बीच वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये नॉन ओमिक मटेरियल का एग्जांपल होगा, और इसका जो ग्राफ हम लोग देखेंगे, V और I के बीच में ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल एक कर्व लाइन होने वाली है ग्राफ। अब ओम के जो लॉ है उसको वेरीफाई करने के लिए करेंगे हम लोग अभी, तो उसके लिए हमें कौन कौन सा अपैरेटस चाहिए, डिवाइसेस चाहिए। तो बैटरी चाहिए, उसके लिए स्विच चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, रियोस्टेट का सिंबल RH, आमीटर, ये इसलिए कि ये क्या करेगा ना, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। आमीटर करंट को मेजर करने के लिए, और रेसिस्टर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा और करंट का फ्लो का अपोज करेगा, करंट का फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। और वोल्ट मीटर जो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ये सारे डिवाइसेस हमें चाहिए ओम्स के लॉ को वेरीफाई करने के लिए, और इन सारे डिवाइसेस को हम क्या करेंगे, एक है ना सूटेबल अरेंजमेंट कर लेंगे, अच्छे से इसको कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद उसका हम स्टडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे डिवाइस को, बैटरी को, रियोस्टेट को, आमीटर, वोल्ट मीटर, रेसिस्टेंस स्विच, सभी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है। आमीटर के बारे में बताया गया है कि ये इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर को पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं। तो सारी चीज़ों को सूटेबल अरेंजमेंट कर दी गई है वे में, इसको सीरीज वे में अरेंज करते हैं। अब इस तरह से अरेंज, ये रियोस्टेट है, अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं कि डेटा रिकॉर्ड करते हैं। लाइक है कि जैसे ये जो है ना, ये हमारा जो रियोस्टेट है,
हम इसके जो यहाँ आप देख सकते हैं पिवोटल जो है ना, ये वाला जो एंड है इसका, पिवोटल एंड जो है, ये जो इसका एंड है, इसको हम एडजस्ट कर दिए आगे या पीछे, इस तरह से मूव करेंगे हम। और मूव करा के हम जो है ना करंट और वोल्टेज के अलग अलग वैल्यू को हम रिकॉर्ड कर लेंगे और इसे टेबल में उसको हम लोग फिल करेंगे। तो रियोस्टेट को थोड़ा सा मैंने इस तरह से स्लाइड करा दिया और यहाँ आकर रोक दिया। तो रियोस्टेट को थोड़ा सा स्लाइड किया, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट किया, फर्स्ट ट्रायल किया। मान लिया जाए कि उस केस में हमारा वोल्टेज 4 था और करंट जो है हमारा 2 आया, ठीक है। तो V/I जो है, तो जब इसको एडजस्ट किए, एडजस्ट करके यहाँ छोड़ दिए, तो वोल्ट मीटर क्या बता देगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा, और आमीटर बता देगा आपको करंट। तो मान लिया जाए कि ये बताया 4 वोल्ट, ये बताया 2 एम्पियर। तो अब यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे, V और I का रेशियो। तो 4/2 क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। अब ट्रायल नंबर 2, थोड़ा सा ये जो हमारा रियोस्टेट था उसका पिवोटल एंड जो है, पिवोटल एंड को थोड़ा सा इस तरह से लेकर आते हैं। तो इस केस में सपोज कीजिए कि 6 आया, वोल्ट मीटर बता दिया कि 6 वोल्ट होगा, और आमीटर बताया कि 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस केस में रेशियो हमारा कितना आया, 2 आया। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि थोड़ा सा इसको और स्लाइड कर, मतलब अलग अलग ट्रायल करते हैं हम लोग, इसको आगे पीछे मूव करा के हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, फिर इसका रेशियो निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको और बैकवर्ड जो है ना हम इसको स्लाइड करते हैं। तो ट्रायल नंबर 3, सपोज डेट पोटेंशियल डिफरेंस 8 हो गया और करंट यहाँ 4 हो गया, तो 8/4 इट गिव्स 2। तो ये सारी ये टेबल तैयार हो जाती है, टेबल के अंदर डेटा भी है उसको फिल कर दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर हम वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को, और वाई एक्सिस पर करंट को शो करते हैं। और ये जो डेटा है, ये डेटा जो है आपका 4-2, ग्राफ पर 4-2 और 6-3 और 8-4 को हम जब प्लॉटिंग करते हैं तो सारी प्लॉटिंग कर देते हैं और सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये स्ट्रेट लाइन शो करेगी कि करंट में जितना चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा। यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही ओम्स का लॉ है। और इस तरह से ओम्स का लॉ यहाँ पर वेरीफाई होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, मतलब कोई कंडक्टर है और उसका रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसके बारे में जानेंगे। तो 4 चीज़ें होती है जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। नंबर 1 कि सपोज किया जाए कि एक वायर इतनी बड़ी है और दूसरी वायर इतनी बड़ी है, तो जितनी बड़ी वायर की लेंथ जितनी बड़ी होगी, वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। ये छोटा वायर है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, ये बड़ा वायर है तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कि वायर यानी कि कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है। इसकी लेंथ है छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, इससे और एक बड़ी लेंथ के कंडक्टर वायर ड्रॉ कर देते हैं, इसकी लेंथ दोनों से बड़ी है, तो इसकी रेसिस्टेंस कम है बिकॉज इसकी लेंथ कम है। इसकी रेसिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, और इसकी रेसिस्टेंस जो है, इसकी रेसिस्टेंस दोनों के, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी बड़ी कंडक्टर होगा, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा। इसका मतलब कि लेंथ ज़्यादा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम तो रेसिस्टेंस भी कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल हुआ और आर हो गया रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर ट्वाइस करेंगे तो ये भी ट्वाइस होगा, ये हाफ करेंगे तो ये भी हाफ होगा। तो रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक नंबर। सेकेंड नंबर में क्या देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर है, इसका एरिया मान लिया जाए A1, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है। और अभी इससे थोड़ा सा थीकर वायर एक लेते हैं, ये थोड़ा सा थीकर वायर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A2 है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर A1 A2
इसका मतलब ये समझिए, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब कि ये पतला वायर है, ये मोटा वायर है, तो जो पतला वायर होगा एरिया उसका कम होगा, तो एरिया कम होगा तो उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। जो पतले वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, और यहाँ देखेंगे ये मोटा वायर है, मतलब इसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और जब इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा यहाँ इस केस में ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगी, यहाँ रेसिस्टेंस कम है तो इससे करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। इसलिए जो बड़े बड़े डिवाइस होते हैं लाइक कंप्यूटर, हीटर, फ्रिज, तो उसके वायर मोटे बनाए जाते हैं ताकि एरिया उसका ज़्यादा हो और रेसिस्टेंस कम हो और करंट ज़्यादा फ्लो करे, क्योंकि उनको ज़्यादा करंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि करंट एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज़्यादा। यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो उसको हम इस तरह से दिखाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। इसके बाद कि थर्ड जो पॉइंट है कि रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, तो कोई भी कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, वो किस चीज़ का बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। वो कॉपर का है, वो एल्युमिनियम का है, वो आयरन का है, तो किस मटेरियल का कंडक्टर है वो भी डिसाइड करता है कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा और कितना होगा। उसके बाद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो इस कारण से उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी घटता है, बढ़ता है। यानी कि जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बताएगा आपको कि कंडक्टर के टेम्परेचर के बढ़ने घटने से भी उसके रेसिस्टेंस पर इसका इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि रेसिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर पर, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो लेंथ पर डिपेंड करेगा, वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा, वहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये 4 फैक्टर हैं जिस पर कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, अगले वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।